राधे राधे सभी को। आज इस चैनल का ये पहला वीडियो है और मेरे चैनल का जो नाम है वो है द लर्नेड चौहान। ये इस चैनल का पहला वीडियो रहने वाला है और जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल 2024 के PYQs। ये मैथ्स की सीरीज़ रहने वाली है। हम इसमें सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस उसी क्रम में करेंगे जिस क्रम में आए थे वो, ठीक है। और इस दौरान मैं आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रिक्स हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिस तरह से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ या सॉल्व करता हूँ, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं होप करूँगा कि आपको ये वीडियो लाभदायक लगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है वो 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें मुझे फ़ायदा मिला हो, जिस तरीके से मुझे फ़ायदा मिला हो, वो सारी चीज़ें मैं इस यूट्यूब चैनल के दौरान डिस्कस करूंगा आपसे या फिर आपसे शेयर करूंगा। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे फ़ायदा करी है, हमेशा या करती अभी भी करती रही है, आगे भी करती रहती है, मतलब कि पर्सनैलिटी वाइज हो या फिर सोचने की वाइज हो या सोचने के तरीके चेंज लाने के लिए, मतलब जिस तरह से मतलब ये एक चीज़ है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो है ये श्लोक भगवत गीता का, जिसका अर्थ ये है कि आपको बस काम हार्डवर्क करते रहना है, ठीक है। आपको सक्सेस मिल रही है, आज आप टेस्ट में क्लियर कर पा रहे हैं या फिर आपको जॉब मिल रही है, कल मिल रही है, वो सब आपको नहीं सोचना है। सिर्फ आपको आपकी मेहनत पे फोकस करना है, आपको अपने एक्शंस कंट्रोल करने हैं, आउटकम का नहीं सोचना है, ठीक है। रिज़ल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं सोचना है, क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हमें वही चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमारे हाथ में है। तो यही श्लोक जो है वो हमारा इस सीरीज़ का थीम रहने वाला है। हमेशा ये श्लोक मैं चाहूँगा कि आप भी अपने लाइफ में या फिर इस चीज़ को उतारें। तो इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है Which of the following statement is sufficient to conclude that two triangle are congruent? यहाँ पे हमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी चेक करनी है। ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी चेक करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है these two have two equal sides and same perimeter. These have same area, same base, same area, same height, same base and same height, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जो कॉन्ग्रेंसी होती है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉन्ग्रेंट, एक होता है सिमिलर, ठीक है। मैं आज आपको कॉन्ग्रेंसी के बारे में बताऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल मान लेते हैं हम ABC, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तब माने जाएंगे, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, जब कोई 5 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टीज़ उसमें लागू होगी। जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो है S। अगर उन तीनों की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल से तीनों साइड इक्वल हैं तो। सेकंड है साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल सेम होना चाहिए। थर्ड है ASA, दो एंगल के बीच में एक साइड जो कॉमन होती है वो सेम होनी चाहिए। फोर्थ है एंगल साइड, दो एडजेसेंट एंगल के बाद जो साइड है वो सेम होनी चाहिए। और जो लास्ट है वो है हमारी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती, ये 5 रूल्स कह लीजिए या फिर प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए जो कॉन्ग्रेंसी के लिए ज़रूरी है। इनमें से कोई भी अगर एक फिट बैठ रही है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे,
ठीक है। सिमिलैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप मुझे बताएंगे, और सिमिलैरिटी का सिंबल होता है वो होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कभी कभी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ना लिख के सिंबल के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे है, अब ये ध्यान, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दो साइड इक्वल हैं और सेम पेरीमीटर है। तो इस दो साइड इक्वल और सेम पेरीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड साइड भी इक्वल होगी, और थर्ड साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या है, एस 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 यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज and girls in an examination are 75 and 80 respectively. If the average marks of all the students in that examination are 78, हमें रेशियो निकालना है बॉयज़ और गर्ल्स का। मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो बी हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो जी हैं। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है बी अपॉन जी निकालना है। ठीक है। अब क्या लिखा है कि एवरेज है 75, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 75 बी, 75 इंटू टोटल नंबर बॉयज़, और सेम चीज़ गर्ल्स के कितने होंगे 80 जी, और टोटल एवरेज कितना है 78 का है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट। अब सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए और जी वाले टर्म को इधर ले आइए, तो ये कैसे निकलेगा, 78 माइनस 75, 3b, यहाँ पे 2g, बी अपॉन जी निकालना है तो ये हो जाएगा 2/3। इजी है, क्वेश्चन पढ़ना है उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर करना है। इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है। बट आप जितने इजीली तरीके से सोच सकते हैं वहाँ पे उस तरीके से काम करना है, आपको कोई फार्मूला रटना नहीं है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, आप इतने ज़्यादा जल्दीबाजी में करते हैं कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आराम से सिंपल लैंग्वेज में लेके आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16। ठीक है। पहली बात आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अगर एक एक्स है तो दूसरी भी एक्स होगी, तीसरी भी एक्स होगी। इसमें बोला है कि दो साइड का सम जो है एक्स प्लस एक्स दे रखा है 16, तो एक्स कितना है 8। ठीक है। अगर एक 8 है तो दूसरी भी 8 होगी, तीसरी भी 8 होगी, थर्ड साइड ही हम निकाल लिए, तो डी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है। सेम चीज़ है, एक एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये कुछ भी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मतलब ये अगर 2 है, ये अगर 2 है तो ये एक साइड और 2 होगी, और तीसरी साइड है वो कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पर 5। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल दे रखा है। टेबल में आपको दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है, ये जो कॉलम है ये क्या है, और ये जो रो है ये क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम जो है वो ईयर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर टोटल बच्चे कितने आए हैं उस साल में और कितने प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज दिस सेकेंड हाइएस्ट। फर्स्ट हाइएस्ट नहीं पूछा है, सेकंड हाइएस्ट पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो एब्सेंट कैसे निकालते हैं, एब्सेंट निकालते हैं टोटल में से प्रेजेंट को माइनस करके। तो इसका कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा 11, इसका कितना आएगा 5। ठीक है। टोटल कितना हो गया 19। ठीक है। इसका कितना आएगा 5, इसका 20, इसका 5, ये कितना आ गया 30, 60, इसका 4, 20, 10, कितना आ गया 34। ठीक है। 11, 8, 8,
सॉरी, ये 12 आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 31, 11, 14, 5, 30 आ गया। अब हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट है 34, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट नहीं पूछा, सेकंड हाईएस्ट पूछा। सेकंड हाईएस्ट क्या है, 31। 31 किसका है, 2019 का। 2019 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड हाईएस्ट पूछा गया है, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following can be the value of k so that the number is divisible by 6? डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट 7 और 11 का तो याद ही रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे आते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 से मतलब क्या है कि लास्ट में इवन होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में हर ऑप्शन में इवन है, तो हर ऑप्शन हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 3 का क्या है, 3 का क्या होता है, 3 में क्या होता है, 3 में बोलते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए। थ्री, ठीक है, सम निकाल लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 19 21 25 प्लस के, 25 प्लस के, ठीक है। अब कौन सा नंबर है जो 25 से बड़ा है और 3 से डिविजिबल होता है, वो होता है 27, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सारे गलत हो गए और 2 वाला सही हो गया, ठीक है। इसी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक टेबल दे रखा है। टेबल में मैंने आपको बताया कि आपको रोज और कॉलम का पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ लेते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखा है, तो मतलब कि ये जो 90 है ये परसेंट है, ठीक है, याद रखना है। और ब्रैकेट में मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, मतलब ये जो हैं ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स मान लीजिए एक सब्जेक्ट के। हमें पूछा क्या गया कि इफ़ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट और द अदर इन 6 सब्जेक्ट्स। इस टेबल में जो 6 सब्जेक्ट हैं उनमें अगर एक बच्चा है जिसको मान लेते हैं हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर मिला है, तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबके हर सब्जेक्ट के हाईएस्ट नंबर चेक करने हैं। इसको 100% मिला है भाई, तो ये इसका हाईएस्ट हो गया। इसमें हाईएस्ट क्या है, इसमें 80% हाईएस्ट है, इसमें इसमें 90% है, इसमें 95 है, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है, ठीक है। इस तरह से आपको पता लग गया कि क्या हाईएस्ट उस बच्चे का रहा होगा। अब सोचिए 100% जो है वो 150 का कितना होगा, वो 150 ही होगा, ठीक है। 80% 130 का कितना होगा, तो 80/130, सॉरी 80/100 इंटू 130, मतलब 13 अट्ठे, कुल मिला के 13 अट्ठे कितना होता है, 104, ठीक है। सेम 90, 9/10 इंटू 120, तो 12 90, 108, ठीक है। 95% 100 का कितना होगा, 95 ही होगा भाई। 90% 60 का कितना होगा, 9 छक्के 54, और 90% 40 का कितना होगा, 9 चौके 36। अब उस बच्चे को टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, तो उसको मिलेंगे 150, 104, 108, 95, 54 और 36। 6 जगह बस, 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, हाई है, टोटल मार्क्स है 150, 130, 120, 100, 60, 40। 600 हाईएस्ट है, तो परसेंटेज क्या बनेगी उसकी, परसेंटेज बनेगी 547/600 इंटू 100, ठीक है। 6 से कट करो तो 91,
पॉइंट समथिंग आएगा या फिर 91 1/6 मान लो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे ही आपको 91 मिल गया था, वहाँ पे आपको सोचना चाहिए 91 के दो ऑप्शन है, एक तो 91 है और एक तो ये है। अब 91 से ज़्यादा आ रहा है तो 91 तो एग्जैक्ट हो नहीं सकता, तो यही ऑप्शन होगा। इस तरह से आपको करना है। और ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाई है, ये जो कैलकुलेशन दिखाई है, ये आपको दिमाग में करनी है, क्योंकि ईजी है कैलकुलेशन, इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम बचता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी होता है, जहाँ पे ए और बी का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 1 आता है। ये आपको बताना चाहिए। ये साइन स्क्वायर के साथ नहीं, किसी के साथ भी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसमें ए बी अगर 90 डिग्री है तो इसका भी आंसर 1 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये सेकंड्स का खेल है। देखिए 30 और 60 1 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 50 1 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन आएगा तो ये -1 हो जाएगा। सेम 45 और 45 प्लस साइन है तो +1 हो जाएगा। और -55 -35 माइनस कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। इजी था ये। आपको मतलब कि 5 सेकंड मुश्किल से मैं मानता हूँ, इसमें आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही ऐसे ही ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 629 प्लस कॉस स्क्वायर 61, सेम जो पिछले में मैंने बताया था कि दोनों का सम अगर 90 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 and is sold at a discount of 40%, then SP becomes 10% more than cost price. What is the cost price? अब देखिए MRP कितना दे रखा है? MRP दे रखा है 550। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 40% कम है। 40% कम है मतलब कितना है इसका? इसका है 60%। तो 60% निकाल लीजिए। 330 आ गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस जो है वो 10% ज़्यादा है सीपी से। अगर सीपी को हम 100% मान लें तो ये कितना है? 110 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 110 है। ठीक है, तो 100% की कितनी होगी? तो 100% की सिंपल सी बात है 300 होगी। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, अगर आपको चाहे तो मैं बता देता हूँ। जैसे SP जो होता है वो होता है MRP 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और एक और होता है फॉर्मूला, वो होता है CP 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सॉरी, ये 100 मान लीजिए, नहीं 1 मान लीजिए, 1 माइनस D%। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने हैं।
वैसे तो आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जितना सिंपल तरीके से सॉल्व करने करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि ये 3 स्टूडेंट्स 3 डिफरेंस मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। और ये जो है ये परसेंट है, ठीक है। मतलब इसको 51% मिला, इसको 75, इसको ये। अब हमें क्या निकालना है, इन ऑर्डर टू पास एग्जाम अब मिनिमम ऑफ 105 नंबर चाहिए हिस्ट्री में। तो आपको बताना है कितने बच्चों ने स्टूडेंट ने पास किया। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए 54 से, इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी मार्क्स में कर लीजिए, और उन मार्क्स को आप 105 से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है, ये आप 105 नंबर जो है वो कितना परसेंट है वो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये इस परसेंट से ऊपर जो बंदे हैं वो पास हैं, इस परसेंट से नीचे बंदे जो हैं वो फेल हैं। सिंपल सी बात है, 25 से डिवाइड करिए। चार 3 7, 7 से करिए, 60%। मतलब जिसकी 60% से ऊपर आई है वो पास है, बाकी सब फेल है। तो ये बंदा फेल हो गया, ये बंदा भी फेल हो गया, ये बंदा पास हो गया, एक ही बच्चा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ये थोड़ा इजी रहता है, चीज़ों को जितना इजी बनाएंगे उतना सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे के लिए। नेक्स्ट है कि फिल पाइप P is 21 times faster than pipe Q. If Q can fill in 110 minutes, find the time it takes to fill the cistern when both pipes are open together. कहने का मतलब क्या है कि P जो है वो 21 टाइम फास्ट है, मतलब P की एफिशिएंसी 21 है, अगर Q की एफिशिएंसी 1 है तो, ठीक है। और Q जो है वो 110 मिनट में भर देता है। तो टोटल टाइम उसको लगता है, ये टाइम है Q का, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। तो वर्क कितना हो गया हमारा, 1 इंटू 110, तो 110 वर्क हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों पाइप को अगर साथ में खोल देते हैं तो कितने टाइम में पानी भरेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि टाइम के लिए हमें वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड करना होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क कितना है 110, टाइम कितना है 22, दोनों का 5 मिनट आंसर, ठीक है। इजी था ये, आपका बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज पढ़ के लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना होता नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है इजीली, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेडाई ऑफ 2 कोन्स आर इन रेशियो 2:5, ठीक है, एंड वॉल्यूम्स आर 3:5। हमें हाइट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आपको कोन की वॉल्यूम पता होनी चाहिए। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आर स्क्वायर एच होता है ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर इसके आगे 1/3 लगा देंगे तो ये कोन का बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन ये आपको दिमाग में करनी है, दिमाग में पता होनी चाहिए। तो 1/3 पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर और दूसरी वाला हाइट, पहले वाली हाइट पाई R2 स्क्वायर H2, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल सी बात है R1 स्क्वायर H1 बचेगा और R2 स्क्वायर H2 बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ मैंने लिखी है, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस माइंड में करना है। तो माइंड में आप क्या लिखोगे, सीधा ये लिखोगे 3/5, ठीक है। R कितना है 2 इंटू 2 है H1, 5 इंटू 5 है H2, ठीक है।
15/4, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कट जाएगा दोनों में, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं सिर्फ वही बचेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले आपको कोन के बारे में 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए। और कोन क्या, कोई भी शेप है उसके बारे में आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक उसका टीएस से, एक उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मैंने आपको बता दी इसकी। वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा पाई आर आर प्लस एल जो है यहाँ पे स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। ये 3 चीज़ें आपको कोन के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें इस इक्वेशन को, और हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, x³ + 15 x² + 75 x + 125। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये x + 5 का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं। और ये जो है ये होता है x + 5 x - 5। ठीक है, यहाँ से ये और ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे बचेगा x + 5, ऊपर बचेगा क्यूब। एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 5 का होल स्क्वायर जो होता है ये। ठीक है, अगर सपोज आपको उस टाइम पे ध्यान नहीं आया कि भाई ये x + 5 क्यूब का फॉर्मूला है, नहीं ध्यान आया, तब आप इतना तो काट ही सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, x³ + 15 x² + 75 x + 125 अपॉन x + 5, ये बच रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ठीक है, ये आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं कन्वे हो रहा है, क्योंकि अक्सर नहीं होता है भाई। ठीक है, तो आप सिंपल क्या है, तब आप सिंपल सी चीज़ है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि आप इसकी जगह कोई भी नंबर रख दीजिए। एक्स की जगह सपोज हम 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 + 15 + 75 + 125 और 1 + 5 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 6 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब में देख लीजिए 1 + 25 ये 26 हो गया, 1 + 5 6 31 हो गया, 1 + 10 11 ये 36 हो गया, और ये -24। अब देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, वही सही है। इस तरह से भी आप हिट एंड ट्रायल लगा के भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। लेकिन ये जो मैंने लिखा है आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। जितनी जल्दी आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे उतना ईजी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k इफ, ये दे रखा है हमें। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 36 और ये 35, तो ये हो जाएगा 11k - 9 अपॉन 36 - 35 1 + k² = 1। 11k - 9 = 1 + k²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो मतलब k क्या है, ये तो रूट होगा। ये तो आप इसको सीधा पुट करके ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो फिट बढ़ जाएगा फटाफट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, सॉल्व करने में थोड़ा सा ही बचा हुआ है वैसे भी। अगर नहीं पता है तो आप वैल्यू पुट करके कर लीजिए, क्योंकि वो ईजी रहता है, ऑप्शन के थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो k की वैल्यू 1/10 आ गई। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सी। अगर नहीं तो आप वैल्यू भी पुट कर लेंगे इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए।
पहले 1 करके देख लीजिए। तो ठीक है, 11 - 9 2/2, ये 1 आ गया। ठीक है, 10 भी पुट कर लीजिए। तो 110 - 9, 10 का स्क्वायर, ये 101 आ गया। 101/101 मतलब 1 ही आएगा। ये भी क्लियर कर दिया इसने। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लेट O be the center of a circle and AB and CD are two parallel chords on the same side of radius. ठीक है, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। ये O सेंटर है, एक है कॉर्ड AB, एक है कॉर्ड CD। सॉरी, एक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब OP जो है AB परपेंडिकुलर है, मतलब ये P है, ये Q है। ठीक है, ये हमारी रेडियस है, ये R होगी, ये भी हमारी रेडियस है। ठीक है, ए बी 10 दे रखी है, अभी परपेंडिकुलर है, तो आप पता नहीं चाहिए बाइसेक्ट करेगा दोनों को इक्वल हाफ में। तो अगर ये पूरी 10 है तो इतनी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 5। सेम चीज़ CD 24 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12। और ये हमें 7 दे रखा है। ओ क्यू हमें पता नहीं है, तो ओ क्यूब इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, या कुछ भी मान लेते हैं, ओ क्यूब भी मान लेते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगेगी। ठीक है, पाइथागोरस लगा लीजिए। अगर आप सबसे पहले ट्राइंगल में लगाते हैं, मतलब ट्राइंगल AOP में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा R² = 5² 7 + x²। ठीक है, अगर वहीं आप ट्राइंगल COQ में लगाते हैं, तो R² = 12 का स्क्वायर + x²। ये भी R² है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इक्वल रख दीजिए। तो 12 का स्क्वायर + x² = 5 का स्क्वायर प्लस a + b² मतलब 49 + x² + 14x। मैंने ये ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 14x बचा, 144 25 + 49 कितना होता है, 74। ठीक है, x हो जाएगा 70/14 मतलब 5, मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये पूरा हो गया 12, ये पूरा हो गया 12। ठीक है, अब नोटिस करिए, क्या नोटिस करेंगे कि ये 12 है, ये 5 है, तो R कितना होगा, R जो होगा ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट कितना होगा, 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस आ गई 13। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर। डायमीटर डबल होता है, तो 26। याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए रेडियस का भी दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे 13 दे रखी है, तो आप जल्दीबाजी में मार के आ जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, क्योंकि वो सिली मिस्टेक से हमको बचाता है। नहीं तो हम बहुत बिना क्वेश्चन पढ़े सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत जल्दी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, लास्ट में फिर वही रह जाता है कि यार ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको बताया था sec² θ - tan² θ = 1 होता है। अगर ये इसको वहाँ सॉरी 1 को इधर भेज देंगे और 10 को उधर भेज देंगे, तो ये जो होगा ये tan² के बराबर होगा।
अब tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर जो है रेसिप्रोकल होते हैं तो आपस को कैंसिल कर देंगे, कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। अब ये भी क्या होता है, कॉस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर इसको कॉट को हम इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बच जाएगा, तो ये कितना बचेगा, कॉस एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब पूरे का आंसर बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस की वैल्यू इतनी है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/9, सी आंसर। ठीक है, ये माइंड का क्वेश्चन था, आपको दिमाग में करना था। ठीक है, मैंने लिख के करवाया लेकिन आपको दिमाग में करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट गई है, सर्कल को जहाँ उसने टच किया वो एम और क्यू है, हमें एम क्यू की लेंथ निकालनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक सर्कल है, एक और सर्कल है, इसकी रेडियस जो है ये 22 है, इसकी रेडियस जो है वो 10 है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 37 है और एक कॉमन टेंजेंट गई है जिसको एम और क्यू पर टच कर रही है, हमें ये एम क्यू का डिस्टेंस निकालना है। अब आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आप इजीली कर लेंगे। डी कितना है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का। ठीक है, R1 कितना है, R1 है 22 माइनस 10, 22 माइनस 10 कितना होता है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, अब आप क्वेश्चन को लेंथी कैसे बनाते हैं, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। अगर नहीं पता है आपको तो आप लिख के निकालेंगे, टाइम जाएगा। उससे अच्छा क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये कितना हो गया, 49 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक है, 49 किसका होता है, 7 का होता है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, इजी था, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तब तो इजी है, फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप सिंपल क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड ही है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, अगर दो सर्कल जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है वो होता है रूट में 2 × R1 R2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर A and B start running in the same direction at the same time from the same point at speed 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन से करने से पहले मैं कोई कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर सपोज एक सर्कल है, यहाँ से हम रेस शुरू कर रहे हैं, अगर दो बंदे हैं ए और बी और दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब कि दोनों ऐसे ही भाग, इसी सर्कल का चक्कर लगा रहे हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन है और या फिर अपोजिट डायरेक्शन है, सपोज मतलब एक बंदा इस तरफ भाग रहा है, एक बंदा इस तरफ भाग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होता है, जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों को माइनस करके निकलती है, सब्ट्रैक्ट करके निकलती है, और इस केस में रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड करके निकलती है। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं वापस। अब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, तो 12 माइनस 6 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टोटल सर्कल का डिस्टेंस कितना है, इतना, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम का फॉर्म स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 840, स्पीड है 6, आंसर आ गया 140 सेकेंड।
क्लियर? ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट में बताता हूँ इसी के साथ साथ। अगर दोनों बंदे भाग रहे हैं, ठीक है, दोनों बंदे भाग रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दोनों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे? इसको निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि ए को कितना टाइम लग रहा है सर्कल कंप्लीट करने में, ए को कितना टाइम लग रहा है और बी को कितना टाइम लग रहा है। मान लेते हैं 12 इसको लग रहा था, 12 सेकंड्स लग रहे हैं, इसको मान लेते हैं 6 सेकंड्स लग रहे हैं। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये निकालने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम कितना आएगा? 6 और 12 का 12 ही आएगा। मतलब कि 12 सेकंड बाद ये दोनों जो हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ में होंगे, साथ में मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है टाइम का। टाइम जो लेते हैं वो एक सर्कल को कंप्लीट करने में। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। R pays ₹100 to P with 5, 2 and 1 coin. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coin of denomination ₹5 in the payment? ठीक है। अब R ने 100 रुपये पे किए, जिसमें 5 के सिक्के थे, 2 के सिक्के थे, 1 के सिक्के थे, ठीक है। उसने टोटल सिक्के जो हैं वो 40 यूज़ किए, टोटल सिक्के। अब मान लेते हैं कि 5 के सिक्के कितने थे? X थे, 2 के सिक्के Y थे और 1 के सिक्के Z थे। तो उसका जो टोटल सिक्के कितने हैं? टोटल सिक्के हैं 40, तो X + Y + Z = 40 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? टोटल अमाउंट कितना है? 100 रुपये। तो 5 रुपये के अगर X सिक्के हैं प्लस 2 रुपये के 2 रुपये के Y सिक्के हैं और 1 रुपये के Z सिक्के हैं, तो इसका टोटल अमाउंट कितना है? 100 रुपये। क्लियर? ठीक है। अब 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दोनों को माइनस कर देते हैं। X + Y = 40 दे रखा है, ये 2। अब सेकंड में से अगर इक्वेशन को 1 से माइनस कर देते हैं तो Z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये कैंसिल हो जाएगा। 100 - 40 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 2y - y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। और 5x + -x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x + y = 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 - 4x आ जाएगी। आपको पता है y क्या है? y नंबर ऑफ सिक्के हैं, y नंबर ऑफ सिक्के हैं 2 के, तो 2 के सिक्के कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। कहने का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं कि 2 के सिक्के मेरे पास 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 11 हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 के सिक्के मेरे पास -2 हैं। सिक्के कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकते, ठीक है। सिक्के हमेशा पॉजिटिव में आएंगे। मतलब क्या, वाई जो है हमेशा या तो 0 हो सकता है कि हमारे पास 2 रुपये के एक भी सिक्के नहीं है, या तो वाई हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो 60 - 4x भी है, वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x जो होगा वो 15 से छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब 15 से छोटा कौन सा है? एक ही नंबर, एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, याद रखना है। कॉइन्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। कि आप भाई बोल दो कि मेरे पास 2 रुपये के नोट जो हैं वो -1 है, नहीं बोल सकते। आप बोल सकते 2 रुपये का नोट कितना है मेरे पास? 1 है, 2 है, 3 है। 2 रुपये के सिक्के कितना है? 1 है, सिक्का है, 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। ये चीज़ इतना आपको ध्यान रखना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, ठीक है। मान लेते हैं टोटल वोटर्स 100% थे, तो वोट नहीं किए y% ने, तो कितने बचे? 100 - 5%, ठीक है। इतनों ने वोट किए। 10% ऑफ द वोट्स वर कास्ट इनवैलिड, 10% इनवैलिड हो गया, तो कितने वैलिड बचे? 90% बचे, ठीक है। और द कैंडिडेट हु गॉट, मतलब एक बंदे को 59.375%
ऑफ वैलिड वोट्स मिले, ठीक है, और वो जीता 2484 वोट से, 2484 वोट से जीता वो, ठीक है। अगर जीतने वाले को इतना मिला तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा, तो 40.625% मिला होगा उसको वोट्स, हारने वाले को। अब तो कितने परसेंट से जीता ये जीता 18.75% से, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2484। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन वॉज 16,000, मतलब जो एलिजिबल थे वो हैं 16,000 वोटर्स, ठीक है। तो 16,000 वोटर्स हैं, ठीक है, और कितने बंदों ने वोट दिया, तो वो दिया 100 माइनस y% वालों ने, और उसमें से कितने वोट वैलिड थे, वो थे 90%, ठीक है, और कितने मार्जिन से वो जीता, तो वो जीता 18.75% से, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 248। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। अब सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, इसको हटा लीजिए, 0 हटा लेंगे तो यहाँ पे एक और 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से काटिए, 3 6 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 3 से काटिए 2 6 5 6 से काटिए तो 3 से काटिए तो ये आ जाएगा 828, ठीक है। और ये तो कटी है ना इसमें, ठीक है, 9 से काटिए तो ये आएगा 9 2 92, 625 को 25 से काटिए तो 25 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसको इससे काटिए तो 4 आएगा, 16 है, ये 16 जो है इस 16 से कट जाएगा तो कितना बचा हमारा, बचा 100 माइनस बाई इक्वल्स टू 92। वाई कितना हो गया, वाई आ गया 8%, यही हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय हमेशा ध्यान देना है कि आप जल्दीबाजी में ना करें, और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ही सिली मिस्टेक्स होने की चांस होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोहन बोरोस अ सम ऑफ 4,22,092 रुपीज़ एट 20% पर एनम, ठीक है, उसने लिया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने इतना दे दिया, ठीक है, प्रिंसिपल में से। और फिर क्वेश्चन ने बोला इफ़ मोहन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट एंड अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब जो सेकेंड ईयर का जो पेमेंट, सेकेंड ईयर के एंड होने के बाद उसने पूरा पेमेंट, इंटरेस्ट भी चुका दिया और पैसे भी चुका दिए, तो उसको आपको बताना है कि सेकेंड ईयर के एंड तक उसको कितना देना था। सिंपल सी बात है, एसआई का फॉर्मूला को याद होगा, ठीक है, एसआई का फॉर्मूला याद होगा आपको, P/R/T/100, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब पहले साल उसका इंटरेस्ट कितना बना, फर्स्ट ईयर कितना बना, वो बना कितना था, ये आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, इंटू 20% है, इंटू एक साल है, इंटू 5 से अगर, सॉरी 5 नीचे आएगा, आप 5 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 8,4,4,1,8,1,4,0, ठीक है, इतना आया, इतना उसने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इतना आया। अब उसने फर्स्ट ईयर के बाद उसने कितना अमाउंट वापस कर दिया, तो 4,20,092 रुपीज़ में से उसने वापस कर दिया 21,600, बचा इतना बचा, ठीक है। अब इसके ऊपर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगा, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, ये मैंने ऐड कर दिया आपको,
ये आएगा 8, इतना है, ठीक है। अब उसने सेकंड ईयर के बाद उसने इंटरेस्ट भी दे दिया और पैसा भी दे दिया, ठीक है। तो टोटल उसने कितना दिया होगा, इसी में जोड़ लेते हैं। ये टोटल प्रिंसिपल था, बचा हुआ था, उसमें इंटरेस्ट कितना है, और ठीक है, ये ऐसे जोड़ेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा। 8 2 3 4 1 9 4 5 6 5 6 4 9 1 4 5 6 4 9 1, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। बस लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि इसको लास्ट में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना है कि भाई ये करने लायक है कि लास्ट में करने लायक है। क्योंकि सीजीएल का मेन तो टाइम मैनेजमेंट है ना, अगर आप टाइम मैनेज कर गए और क्वेश्चन सॉल्व कर गए तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, ये तो आपको पता ही होगा। ये होता है x+3 x-3 +3 से +3 कट जाएगा, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 23। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस got an order to print some books, out of which he completed 17 by 27 of the order in 34 days। मतलब 17/27% उसने ख़त्म कर दिया 34 दिन में, ठीक है, ठीक है। तो एक कितना ख़त्म किया होगा, उसको निकालना क्या है, हाँ इंटायर निकालना है ना, तो मतलब एक कितना दिन में ख़त्म किया होगा, एक ख़त्म किया हो गया होगा 17/27, 27 ऊपर आएगा, 17 नीचे आएगा, तो 54 डेज में, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा 54 डेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब ये जो चोर होते हैं शॉपकीपर, ये वो वाला क्वेश्चन है। मतलब वो 1000 के ऊपर 870 ग्राम यूज़ कर रहा है, 1 kg के ऊपर 870 ग्राम, तो उसको बच कितना रहा है, उसको बच रहा है 130, ठीक है, कितने के ऊपर, 70, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। 2 1 0 से ये कितना बचा, ये बचा 87, ठीक है। अब देखिए 87 को 4 से करके देख लेते हैं, 348 आ रहा है, 87 को 5 से करके देख लेते हैं, 435 आ रहा है, ये तो ज़्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता, 4 होगा, मतलब 14 पॉइंट कुछ होगा, 14 पॉइंट कौन सा, एक ही आंसर, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देने जाते हैं तब आपको क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेम नहीं है, तो हमें बस उसके अप्रॉक्स में पहुंचना होता है, ठीक है। वो पहुंच गया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो है एक टेबल दे रखा है हमें, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, 5 बच्चों के दे रखे हैं, और आउट ऑफ 100 दे रखे हैं। ये लिखा हुआ है, हमें बताना है कि 79% जो है वो किसने ऑब्टेन करे हैं, ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो हम सबका सम निकाल के उसको 500 से डिवाइड करें और परसेंटेज निकालें, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, सबका निकालेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा 79% किसका है। या फिर 79% जब आ रखा है तो सबको मतलब कि क्या क्या बोलते हैं, वो कर लीजिए, 17 कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। जैसे 79% है सब, तो इसका 79 से कंपेयर करने पर कितना आएगा, तो ये
-14 आ गया। ये करेंगे तो +1 आएगा। ये करेंगे तो -4 आएगा। ये करेंगे तो +6 आएगा। और ये करेंगे तो +11 आएगा। अब देखो इनको लीजिए, -15 और सॉरी ये 18 हो गया। 14 + 4 18 हो गया, ठीक है। और ये भी प्लस का 18 हो गया, तो मतलब ये 0 हो गया। मतलब ये जो है ये आपकी बन रही है 79% एग्जैक्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है तो एक और का कैलकुलेट कर लीजिए, लाइक सुमित कर लीजिए। सुमित पहला ऑप्शन है, सुमित कर लेते हैं। 90 में से 88 गया, सॉरी 90 को 79 से कंपेयर करना है, तो कितना आएगा +11। इसको करना है 79 से, तो आएगा +9। ये -1 आएगा। ये +3 आएगा। ये -11 आएगा। इसको बढ़ा दीजिए, 11 से 11 कट गया, ठीक है। 3 ये 2 बचा, 11 ये प्लस में आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो मतलब ये 79% से ज़्यादा है, कम तो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, तरुण। पहला ऑप्शन ही सही हो गया था हमारा। ये तो लक की बात है, लेकिन नहीं होगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। कंपेयर करना सबसे ईजी है। और अगर वो प्लस माइनस में रहेगा, अगर वो 0 आ रहा है तो मतलब कि क्या, जितनी परसेंट मांगी है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो उतना वो आ रहा है, ठीक है। जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं अगर उसका प्लस माइनस करके अगर सम 0 आ रहा है तो मतलब क्या है, वो जिससे कंपेयर किया है वो एग्जैक्ट वही वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में इससे इजी मेथड पता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।